उठकर खड़े हो गए और मुझे देखने लगे। जब वह कुछ नहीं बोले तो मैंने ही पूछ लिया, ऐसे क्या देख रहे हो? बोलो ना, मैं कैसी लग रही हूँ आज? विशाल ने लड़खड़ाते हुए कहा, आज तो मन कर रहा है कि आपको अभी अपनी बाहों में भर लूं। मैंने हंसते हुए उसे चाय का कप थमा दिया और कहा, बाहों में भरने की जरूरत नहीं है, बस तुम यह पी लो। विशाल ने फटाफट कप लिया और घूंट घूंट में चाय खत्म कर दी। चाय पीते ही कुछ ही मिनट बाद उसने मेरी कलाई पकड़ ली और अपनी तरफ धीरे से खींच लिया। उसके बाद अपनी वो नजरें मेरी आंखों पर टिका दी। बाप रे, क्या क्या बताएं दोस्तों। विशाल ने कैसे कैसे मेरी सारी इच्छाओं को जगा दिया। अगर आपको भी पूरी डिटेल जाननी है तो पहले कहानी को लाइक करें। प्लीज लाइक कर दो ना, प्लीज सब्सक्राइब भी। तो चलिए आपको जल्दी से शुरू से कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम रिया है, मेरी उम्र 32 साल है, लेकिन मैं अभी भी पूरी तरह जवान लगती हूँ। किसी भी लड़के को एक नजर में अपनी ओर आकर्षित कर लूं। दिल तो हमेशा 21 का ही रहता है। जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो जैसे सब कुछ मोहक लगता है। मेरी निखरी त्वचा पर जब लाइट पड़ती है तो लगता है मानो मैं कोई अप्सरा हूँ। अब बात करते हैं मेरे 26 साल के देवर की, जो अब मेरा हो चुका है। उसकी मासूमियत और जोश ने मेरे अंदर आग लगा दी है। जब वह मेरी तरफ देखता है तो उसकी आंखों में वह लाल साफ छलकती है, जैसे वह किसी मीठे ख्वाब को जी रहा हो। कभी वह मुझसे कहता है, भाभी आज आप तो जान लेने वाली लग रही हो। इसीलिए मेरे पति कभी कभी ऑफिस से जल्दी आकर मुझे चुपके से गले से लगा लेते हैं। हम शहर में रहते हैं क्योंकि मेरे पति मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े पद पर काम करते हैं। मेरी 6 साल की एक बेटी भी है, इसलिए मेरी फिगर भी अब और आकर्षक हो गई है। पति को अपना फर्ज समझकर रोज उनकी देखभाल करती थी। भले ही हमारी शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन मेरे पति अभी तक मुझे बहुत लाड प्यार से संभालते थे। अच्छा से मेरा मतलब है हर हिस्से को छू छू कर मोहब्बत करते थे। वैसे आमतौर पर उनका अंदाज ही ऐसा था, लेकिन मैं हमेशा साफ सफाई का ख्याल रखती थी और कभी कभार परफ्यूम भी लगा लिया करती थी। दोस्तों, आपको मुझसे बात करना है तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ दोस्तों, जो सब्सक्राइब करेगा उसे मैं अपना नंबर भेज दूंगी, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। पिछले महीने कुछ ऐसा हुआ जिसका हमें कभी अंदाजा भी नहीं था। शाम को मेरे पति राहुल घर लौट रहे थे। उनके ऑफिस में एक जरूरी कॉन्फ्रेंस थी, इसीलिए सबने उन्हें बहुत बिजी रखा था और वह कार से घर आ रहे थे। आते वक्त उनकी कार का टायर पंक्चर हो गया। इस हादसे में उनकी पीठ में चोट लग गई और डॉक्टर ने कहा कि रिकवर होने में कम से कम 8 से 9 महीने लगेंगे। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया। राहुल का दर्द भले ही शारीरिक था, लेकिन मेरे मन में एक गहरी व्याकुलता भर आई। जब मैंने उन्हें अस्पताल में देखा, उनकी आंखों में तकलीफ साफ नजर आ रही थी। मैंने फौरन उनके पास जाकर उनका हाथ पकड़ लिया। इसी वजह से मेरी ननद और मेरा देवर उनकी देखभाल के लिए आए थे। मेरे सास ससुर तो वापस चले गए, लेकिन राहुल ने देवर को यहाँ रुकने को कहा क्योंकि वह ठीक से उठ भी नहीं पा रहे थे। मुझे ही बाजार से सामान लाना और बाहर के काम संभालने पड़ते थे। मैं राजी हो गई और बहुत खुश हो गई। देवर जी मेरे कद के बराबर ही आते थे। बॉडी भी फिट थी और रंग भी गोरा था। वह ज्यादा शरारती टाइप का लड़का नहीं लग रहा था और मैं भी खुश थी कि कोई तो आया जो मेरी मदद कर सके। आज वह मुझसे थोड़ा थोड़ा झिझक रहा था क्योंकि वह शादी के बाद पहली बार मेरे साथ इतने करीब था। रात को जब मैं राहुल को दवा दे रही थी, तब मेरा देवर भी हमारे पास बैठा था और फिर अपने कमरे में जाकर समय पर सो गया था। राहुल के चेहरे पर थोड़ी सुकून की लकीर थी, लेकिन वह सीए अभी भी दर्द में था। तभी मेरी सारी फीलिंग्स बाहर निकल आई। मैंने राहुल के पास बैठकर कहा, वह भी क्या दिन थे जब आप रोज मुझे छूते और अपनी गर्मी से भर देते थे। राहुल ये सुनकर हल्के से मुस्कुराने लगे। क्या हो गया मेरी जान, आज तो पूरी उत्तेजित लग रही हो। मैंने कहा, नहीं जी, आपको तो मजाक सूझ रहा है और इधर मेरी हालत खराब है।
सच बताओ तो इसने मेरा बुरा हाल कर रखा है। मेरे पति बोले, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ रिया, मेरा भी बहुत मन करता है, लेकिन क्या करूँ? मैं तो ठीक से हिल भी नहीं सकता। बस थोड़े दिन और सब्र कर लो, फिर देखना मैं इस तुम्हारे खूल का क्या हाल करता हूँ। तभी मैंने कहा, थोड़े दिन नहीं, पूरे 9 महीने बाकी हैं ठीक होने में, और मेरा तो 1 महीने में ही यह हाल हो गया। पता नहीं आगे के दिन कैसे कटेंगे। मेरे पति मेरी उदासी दूर करने के लिए बोले, चलो वह नहीं तो कम से कम चाय ही पिला दो, डॉक्टर ने भी कहा है। तभी मैंने हंसते हुए कहा, आपके नसीब में तो वह भी नहीं है, क्योंकि आपकी बिटिया ने पी लिया है। हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे। मेरे पति मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन मैं क्या करूं? सब बेकार था। थोड़ी देर बाद राहुल सो गया, क्योंकि उनकी दवाइयों में नींद की गोलियां भी थी, लेकिन मुझे नींद कहाँ आ रही थी। इसीलिए मैं खड़ी होकर देवर जी को देखने चली गई कि वह सोया है या नहीं, लेकिन वह आलय अब भी जाग रहा था और मोबाइल देख रहा था। मैंने उसके कमरे में जाकर कहा, हुआ विशाल, 12 बजे बज चुके हैं और तुम अभी तक नहीं सोए, लगता है तुम्हारे मन नहीं लग रहा है। वह उठकर बैठ गया और बोला, नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, बस यूं ही फोन देखते देर हो गई। फिर उसने पूछा, भाभी आप भी तो नहीं सोई? मैंने कहा, मुझे तो आजकल नींद ही नहीं आती। विशाल ने पूछा, क्यों, क्या बात हो गई? मैंने हंसते हुए कहा, नहीं, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। मेरे मुंह से ऐसा सुनते ही विशाल ने अपनी नजरें नीचे कर ली और अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा। तभी मैंने कहा, अरे तुम तो इतनी सी बात पर शर्मा गए। अच्छा बताओ, अभी तक कोई लड़की पसंद की है या नहीं? विशाल कुछ नहीं बोला, उसे अभी भी संकोच था। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अरे पागल, अपनी भाभी से इतना मत शर्माओ। वह धीरे से बोला, भाभी सच बताओ तो ऐसी बातें मैंने अभी तक अपने दोस्तों से भी नहीं की हैं। मैंने कहा, अच्छा तुम मुझे अपना दोस्त ही समझ लो ना, क्योंकि मुझे ऐसी बातें करने में बहुत मजा आता है। विशाल ने कहा, हाँ भाभी, एक थी, लेकिन उसने मेरे से बातें बंद कर दी हैं। मैंने पूछा, तुमने तो कर दी होगी ना? विशाल बोला, नहीं भाभी, सच बताओ तो मैंने उसे ठीक से छुआ भी नहीं था। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, तुम तो बड़े सीधे हो। चलो कोई बात नहीं, अब तुम मेरे पास आ गए हो तो मैं तुम्हें अपना प्यार देकर जवान कर दूंगी। मैं बातें करते करते विशाल के कमरे में ही गई थी। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो विशाल बेड पर बैठा हुआ मुझे ही देख रहा था। मेरे उठते ही विशाल ने मुझे गुड मॉर्निंग बोला। जब मैंने पूछा, क्या देख रहे हो, तो वह बोला, भाभी आप सच में बहुत मोहक हो। वह मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तब तुम सुबह सुबह आकर्षण का मजा ले रहे हो और रात को तो बड़े शर्मा रहे थे। वो मुस्कुरा के पूछने लगा, भाभी आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछ सकता हूँ? मैंने कहा, अरे पागल, मैं क्यों बुरा मानूंगी, पूछो क्या पूछना है। उसने मुझसे कहने लगा, भाभी सच सच बताना, आप जो 3 किलो की ये थैलियां लिए घूमती हो, आपको भारी नहीं लगता क्या? उसकी अब बात सुनकर मेरी हंसी छूट गई। इसके बाद विशाल मुझसे काफी खुल गया था और अब वह मुझसे ज्यादा शर्म नहीं करता था। इससे मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि अब मेरा भी समय अच्छे से बीतने लगा था। विशाल को आए हुए 20 दिन बीत चुके थे और वह मुझसे काफी खुल मिला गया था। वह बाहर के सारे काम कर देता, बाजार से सामान ले आता और अपने भैया को भी सहारा देता। मेरी तो बहुत सेवा करने लगा था। शाम को मेरा सिर भी दबा देता और कभी कभी मेरे शरीर को भी आराम देता। लेकिन मेरी चाहत दिनों-दिन बढ़ रही थी और मैं मेरे पति की हालत अब भी वैसी ही थी। अब सब कुछ मेरी बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। मैंने सोचा कि अब तो विशाल ही है जो मेरी मदद कर सकता है। वैसे मेरे मोहल्ले में भी 3 लड़के रहते थे जो कॉलेज जाते थे। वे भी मुझे देखते थे। जब भी मैं छत पर कपड़े सुखाने जाती तो वे मुझे ही देखते, और पहले तो मैंने सोचा कि उनमें से एक को सहारा ले लूं ताकि कुछ दिन काम चल जाए।
लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं इस घर की इज्जत हूँ और कल को पता नहीं ये मुझे या मेरे पति को बदनाम कर दें, इसीलिए मैंने उन्हें अनदेखा किया। लेकिन विशाल तो घर का ही है, इसीलिए मैंने तय कर लिया कि वही मेरी मदद करेगा। आज मैंने पक्का फैसला कर लिया कि आज विशाल से काम ले ही लूंगी और अपने सूखे दिल को विशाल से ही भरवा लूंगी। उसके बाद मैं किचन में खाना बनाने चली गई। जैसे ही विशाल नहाकर ताज़ा होकर किचन में आया, मैंने सब्जी काटने का बहाना बना दिया। मैं किचन में ही साड़ी का पल्लू नीचे करके काम कर रही थी। मेरी बेटी अभी नानी के घर गई हुई थी, क्योंकि घर में उसे देखने वाला कोई नहीं था, इसलिए अब बाकी का काम खुद करना पड़ता था और घर में मेरे पति और विशाल के अलावा कोई नहीं था, तो मुझे डर भी नहीं था। जैसे ही विशाल अंदर आया, वह मुझे देखकर एकदम हैरान हो गया और कहने लगा, सॉरी भाभी, मुझे माफ कर दो, मैंने देखा नहीं, और बाहर जाने लगा। तभी मैंने उसे रोक लिया। अरे विशाल, क्या हुआ? कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। विशाल बोला, भाभी ऐसे मैं अंदर कैसे आऊं? मैं कहा, ऐसे वैसे मत करो और जल्दी से आकर मेरी मदद करो। विशाल का मन भी कर रहा था, लेकिन मैं उसकी भाभी थी, इसीलिए वह थोड़ा हिचक रहा था। फिर अब मैंने उसे कहा। धीरे धीरे विशाल किचन में आ गया और पास आकर खड़ा हो गया। वह मुझे देखता ही रह गया। तभी मैंने कहा, ऐसे क्या घूर रहे हो? क्या तुमने आज तक नहीं देखा? वह बोला, माँ कसम भाभी, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कैसा लग रहा है। बहुत ही कमाल है भाभी। मैंने कहा, तारीफें करना छोड़ो और यहाँ मेरी मदद करो। तभी विशाल बोला, भाभी मुझे नहीं पता कैसे करना है। तो मैंने कहा, अरे बेवकूफ, इसमें कुछ नहीं करना, ये लो पकड़ो और बस धीरे धीरे सहलाओ। थोड़ी देर बाद जब विशाल के हाथ नरम होने लगे, तो मैंने सोचा कि अब मेरा आगे झुककर सही से काम करने का समय है। मैं आगे झुकी और विशाल ने पीछे से मेरी मदद करने लगा। लेकिन कुछ देर में ही विशाल का मन शांत हो गया, तो देखा कि विशाल का काम तो पहले ही पूरा है। उसे देखकर अब मेरा मन बहुत उदास हुआ, लेकिन फिर भी मेरी हंसी निकल ही पड़ी। मैंने नाराजगी से विशाल को हल्का धक्का मारते हुए कहा, ये क्या किया बेवकूफ, तुमने तो शुरू होने से पहले ही पूरा कर दिया। इसके बाद जैसे ही विशाल का उत्साह ठंडा हुआ, उसने हड़बड़ाते हुए कहा, सॉरी भाभी, सॉरी, वो मैंने ऐसा कभी नहीं किया, इसलिए मुझसे ऐसा हो गया। मैं अभी जाकर साफ करके आता हूँ। उसे चला गया। मैंने भी उसे ज्यादा नहीं रोका, क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि यह उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। इस चक्कर में आज खाना भी लेट हो गया था, इसीलिए मैंने जल्दी से खाना तैयार किया और राहुल को कमरे में देने के लिए चली गई। वह अब भी बैठे बैठे खाने का इंतजार कर रहे थे। राहुल बिल्कुल सीधे साधे और नरम दिल वाले आदमी हैं। वह मेरी बहुत चिंता करते हैं। जब मैं उनके लिए खाना लेकर गई तो पूरा पसीने से तर हुई थी। मुझे देखकर वह बोले, इतनी जल्दबाजी क्यों करती हो? रिया, धीरे धीरे काम कर लिया करो, ना देखो तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। तब मैंने उन्हें छेड़ते हुए कहा, ये तो कुछ भी नहीं आई है। जब तुम काम करते हो तो मेरा इससे भी ज्यादा बुरा हाल हो जाता है, और तब तो मैं तुम्हें रुकने के लिए भी कहती हूँ, लेकिन तुम तो हाँ कहकर स्पीड बढ़ा देते हो। मेरे मुंह से ऐसा सुनकर मेरे पति मुस्कुराने लगे। तुम भी ना रिया, कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो। इसके बाद राहुल ने खाना खा लिया और मैंने उन्हें दवाई भी दे दी। दवाई लेने के बाद उन्हें नींद आ गई और वह आराम करने लगे। मैं भी काफी थक चुकी थी, इसलिए मैं नहा धोकर ताज़ा हो गई। इसके बाद मैं विशाल के कमरे में उसे देखने के लिए गई तो वह भी सो चुका था। फिर मैरियो अभी का आराम करने लगी। शाम को जब मैं विशाल को चाय देने गई तो वह बैठा फोन चला रहा था। मुझे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं भी उसे देखकर हंसने लगी और मैंने उससे पूछ लिया, क्या बात है विशाल, आज तो तुम काफी खुश लग रहे हो। तो वह बोला, भाभी वो मैंने पहली बार ऐसा एहसास लिया था। प्लीज आप बुरा मत मानना, मैं सच बता रहा हूँ। बिल्कुल मेरे से काम नहीं बन पाया।
तभी मैंने उसे रोकते हुए कहा, अरे बेवकूफ, मैं कब बुरा मानने लगी? वैसे सच बताओ तो मुझे भी अच्छा लगा। इसके बाद मैं विशाल को चाय पकड़ा दी और उसके साथ बैठकर पीने लगी। हम दोनों बातें करने लगे। आज विशाल के मुंह से मेरे लिए तो तारीफें ही बरस रही थी। वह बस मेरी प्रशंसा ही करता जा रहा था। भाभी, आप बहुत खास हो। मैं तो सोच रहा हूँ कि जिंदगी भर आपके साथ ही रहूं। इन 20 दिनों में मुझे स्वर्ग जैसा लग रहा है और ऊपर से आपकी खूबसूरती। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आज तो तुम्हारे मुंह से सिर्फ तारीफें ही निकल रही हैं। लगता है विशाल मेरा हाथ पकड़कर बोला, आप सही कह रही हैं भाभी। अब आपको भी मेरे काम में मेरी मदद करनी होगी। अब तो आपको मेरी बात माननी ही होगी। प्लीज भाभी, मना मत करना। बस एक बार के लिए मेरी हमसफर बन जाओ। इसके बाद आप जो भी कहेंगी मैं करूँगा। जब विशाल सब कह रहा था तो उसका चेहरा लाल हो गया था और मेरी हंसी फूट पड़ी थी। मैंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे पगले, इतना गंभीर क्यों हो रहे हो? बताओ, मैंने तुम्हें कभी किसी चीज के लिए मना किया है? वैसे भी अब तुम्हारे भैया तो वैसा भी मेरे काम में मेरी मदद नहीं कर पाते हैं। और तुम इतना शर्माओ मत। अगर इतना शर्माओगे तो कैसे चलेगा? चलेगा। इतना कहने के बाद मैं बोली, आगे से अब तुम्हारे साथ ही सोऊंगी। बस तुम मेरा ख्याल अच्छे से रखना। दोस्तों, कैसी लगी आपको रस भरी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं इससे भी और जबरदस्त कहानियाँ आपके साथ शेयर कर सकूं। और प्लीज लाइक करना नहीं भूलना। आप सब जानो। धन्यवाद। वेट करें इसके आगे वाले पार्ट।